हाँ हेलो फ्रेंड, आज फिर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो बीपीएससी, यूपीएससी, बीएसएससी और भी एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण रूप से आते हैं उसको आज और भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का जो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। अभी 2011 की ही जनगणना को हम लोग देखेंगे क्योंकि 2021 में कोरोना के चलते कोई जनगणना हुई ही नहीं थी, इसीलिए जब तक जनगणना नहीं होती है तब तक 2011 की जनगणना ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। पहला ऑप्शन है ए बिहार, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है राजस्थान और डी में है आंध्र प्रदेश। तो सबसे अधिक जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश में निवास करती है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मध्य प्रदेश। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो भील है, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति भील है। इससे पहले 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में भील सबसे बड़ी जनजाति है और गोंड सेकंड स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1919 में, ऑप्शन बी है 1920 में, ऑप्शन सी है 1921 में और ऑप्शन डी है 1922 में। तो आईएलओ की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1919 में। आईएलओ की स्थापना क्यों हुई, क्योंकि इससे पहले श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून ही नहीं था। इसके कारण श्रमिकों का बहुत शोषण होता था कंपनी मालिकों के द्वारा, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो श्रमिकों के हित के लिए लड़े, उनके मुद्दे को उठाए। इसी तरह 1919 ईस्वी में आईएलओ यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय, वो जेनेवा में है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, जितना यूएनओ के अंग है उसका हेड क्वार्टर भी आप लोग को याद रखना है। हेड क्वार्टर भी पूछा जाता है कि उसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर, वो जेनेवा में है, और इसकी स्थापना 1919 में। दोनों आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो, यानी कितना उम्र में आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। ऑप्शन ए है 25 वर्ष की आयु उन्होंने पूरा कर लिया हो, ऑप्शन बी में है 30 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो, ऑप्शन सी है 21 वर्ष की उम्र पूरा कर लिया, और ऑप्शन डी है 18 वर्ष की उम्र पूरा कर लिया हो। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। 21 वर्ष का उम्र जो पूरा कर लिया है वो किसी भी पंचायत चुनाव में लड़ सकता है, यानी पंचायत चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 21 वर्ष है। देखिए, कभी भी न्यूनतम उम्र सीमा की बात होती है, अधिकतम तो आप कभी भी लड़ सकते हैं, यानी कि मरने से पहले तक कोई भी व्यक्ति कोई भी चुनाव लड़ सकता है। उम्र की जो बात होती है वो न्यूनतम उम्र की बात होती है। तो देखिए, 25 वर्ष, इसका जो सही आंसर है वो 21 वर्ष है। 25 वर्ष में आप किसका चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव 25 वर्ष की उम्र में लड़ा जाता है। और देखिए, 30 वर्ष की उम्र में आप किसका चुनाव लड़ सकते हैं। 30 वर्ष की उम्र में आप राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद यानी काउंसिल का आप चुनाव 30 वर्ष में लड़ सकते हैं। 21 वर्ष में आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, और 18 वर्ष जो उम्र है वो वोट देने का उम्र है, यानी मतदाता की उम्र है। मतदाता की उम्र कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष। 18 वर्ष की उम्र में आप वोट देने का आपको अधिकार प्राप्त हो जाता है, यानी मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। पहले ये उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी, बाद में संविधान संशोधन करके इसको 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज को स्वीकार किया, यानी भारत में किस राज्य में सबसे पहले पंचायती चुनाव यानी पंचायती राज की स्थापना हुई। ऑप्शन है
ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी में है गुजरात और ऑप्शन डी में है राजस्थान। तो आपको इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान वो पहला राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। और पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये लागू की गई 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई। राजस्थान का एक जिला है नागौर। राजस्थान के नागौर जिला में गांधी जयंती के अवसर पर हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस व्यवस्था को लागू किया। तो पहला राज्य जिसने पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया वो राजस्थान था। कब किया? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश ने 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। और पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? 24 अप्रैल 1993 में जो पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार दिया गया, यानी 73वां संविधान संशोधन को लागू किया गया, इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। ये सारे प्रश्न आते हैं। और जनरली भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। और भारत में 3 राज्य हैं, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। ये 3 राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है, वहाँ जनजातीय राज व्यवस्था लागू होती है। 3 राज्य कौन कौन है जहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है? वो है मणिपुर, मेघालय और नागालैंड। यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, यहाँ जनजातीय राज व्यवस्था लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 29 और ऑप्शन डी है 30। तो पंचायतों के लिए जो विषय है वो 29 निर्धारित है। यानी पंचायत में कितने विषय हैं? 29 विषय है। अगर यही प्रश्न आ जाए कि नगर पालिका में कितने विषय हैं, तो नगर पालिका में याद रखिएगा, नगर पालिका में 18 विषय हैं। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है कि नगर पालिका में कितने विषय होते हैं। तो नगर पालिका में 18 विषय हैं। और पंचायत के कितने विषय हैं? पंचायत में 29 विषय हैं। ये दोनों प्रश्न आपसे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का 52वां संविधान संशोधन 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है दल बदल से, बी में है आरक्षण से, सी में है निर्वाचन से और डी में है अल्पसंख्यकों से। तो जो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये दल बदल से संबंधित है। और ये कब पारित हुआ था? ये 1985 में पारित हुआ था। संशोधन 1985 में पारित हुआ था। और उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी के शासनकाल में, उन्हीं के समय में ये 52वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। इससे क्या हुआ कि जो लोग मंत्री पद के लालच में अपने पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो जाते थे, उस पर रोक लगाया गया दल बदल के तरह, कि ताकि सरकार गिरे नहीं किसी का। और जब तक आप 2/3 पार्टी तोड़ के नहीं जाते हैं तब तक आपकी संसद या विधानसभा की जो सदस्यता है वो रद्द हो जाती है। इसी कारण ये दल बदल को लाया गया। कब हुआ? 1985 में हुआ 52वां संविधान संशोधन। और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्हीं के समय में ये दल बदल पारित हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया है। तो ऑप्शन ए है 73वां संविधान संशोधन, बी है 69 69वां संविधान संशोधन, सी में है 75वां और डी में है 70वां संविधान संशोधन। तो इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन बी 69, यानी 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और ये 1989 में हुआ था
आप जानते हैं ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न पूछा जाता है 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायतों से है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वां संविधान संशोधन द्वारा और ये 1992 में पारित हुआ था। हालांकि इसको लागू किया गया था 1993 में। तो ये दोनों संविधान संशोधन कई बार एग्जाम में आया है और कई बार पूछा भी गया है। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है लोकसभा का चुनाव, ऑप्शन बी है राज्यसभा का चुनाव, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति का चुनाव और ऑप्शन डी है स्थानीय निकायों का चुनाव। तो जो निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं होता है वो होता है स्थानीय चुनाव। स्थानीय जो निकायों का यानी पंचायत का जो चुनाव है वो चाहे नगर पालिका का चुनाव है, ये निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं होता है, ये होता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। ये राज्य का काम है पंचायत में चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ये चुनाव कराती है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो सवाल उठता है कि निर्वाचन आयोग, तो देखिए निर्वाचन आयोग है ना, इसकी चर्चा संविधान के भाग 15 में है। निर्वाचन आयोग की चर्चा संविधान के भाग 15 में है और भारत में जो संवैधानिक प्रावधान है तो आर्टिकल 324 से 329 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है। 324 में कहा गया है कि भारत का एक निर्वाचन आयुक्त होगा और जो सबसे पहले प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। ये भी प्रश्न आया हुआ कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो श्री राजीव कुमार है वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त। ये भी प्रश्न कई बार आया है। और लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये चुनाव निर्वाचन आयोग का काम है। विधानसभा का चुनाव भी निर्वाचन आयोग कराएगा, लेकिन ये जो स्थानीय निकाय का चुनाव होता है ये राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। ये राज्य निर्वाचन आयोग संपन्न कराती है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो किस अनुसूची में है, तो ऑप्शन ए है 7वीं अनुसूची, बी है 8वीं अनुसूची, सी में है 6वीं अनुसूची और डी में है 9वीं अनुसूची। तो केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में है। आप जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन दिया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, वो केंद्र को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य को है। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। हालांकि ये बात है कि अगर दोनों के कानून में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा तो अंतिम रूप से केंद्र का कानून ही मान्य होता है। ये प्रश्न आता है। और 8वीं अनुसूची का संबंध आप जान रहे हैं भाषा से है। और भारतीय संविधान में जब संविधान लागू हुआ उस समय भाषाओं की संख्या मूलतः 14 थी, लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। 22 भाषा है, ये भी प्रश्न आता है। और 9वीं अनुसूची आप समझते हैं कि ये बाद में जोड़ी गई। संविधान के मूल संविधान में 8ही अनुसूची थी, बाद में 4 अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें 9वीं अनुसूची, पहला जो संविधान संशोधन हुआ 1951 में, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसका संबंध भूमि से है। फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसका संबंध दल बदल से है। फिर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसका संबंध नगर पालिका से है। तो बाद में 4 अनुसूची जोड़ी गई। इस प्रकार वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 अनुसूची था। दोनों प्रश्न आते रहता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। मतलब भारत में जनजातीय जो लोकसभा के अध्यक्ष बने थे वो कौन थे पहले, तो पहला ऑप्शन ए में है जीबी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। उसके बाद है जीएमसी बालायोगी है, सी में है मीरा कुमार है और डी में है पीए संगमा है। तो देखिए सबसे पहले जो जनजाति थे, जो शेड्यूल ट्राइब से आते थे, जो लोकसभा का अध्यक्ष बने वो तो पीएम संगमा ये कांग्रेस गवर्नमेंट में ये लोकसभा का अध्यक्ष बने थे। ये पहले जनजाति थे। ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यही थे,
गणेश वासुदेव मावलंकर, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी कई बार प्रश्न आया है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। और एक प्रश्न और मीरा कुमार से पूछा जाता है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष वो मीरा कुमार बनी थी। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार बनी थी। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। और लोकसभा के प्रथम जनजातीय जो अध्यक्ष बने थे वो पीए संगमा थे। इस प्रकार ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना के बाद इसके अध्यक्ष बने, यानी प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। ऑप्शन ए में है जगजीवन राम, ऑप्शन बी में है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी में है घनश्याम दास बिरला। तो हरिजन सेवक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो थे घनश्याम दास बिरला, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये ऑप्शन डी सही है, घनश्याम दास बिरला बने थे। तब प्रश्न ये उठता है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक की स्थापना किया था। उसके बाद एक प्रश्न आता है 1932 में पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। इसी समय डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक बात किया था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह केवल धूल उड़ाते हैं और सच्चाई की गहराई में नहीं जाते हैं। इसके बाद गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी और इसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है, मतलब चौरी चौरा कांड कब हुआ। ऑप्शन ए है 5 फरवरी 1922, ऑप्शन बी में है 4 फरवरी 1922 और ऑप्शन सी में है 2 फरवरी 1922 और ऑप्शन डी में है 6 फरवरी 1922। तो चौरी चौरा जो घटना हुआ था ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। ये गोरखपुर जिला में एक कस्बा है चौरा चौरी, वहीं पर एक घटना हुआ था। भगवान अहिर के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने थाना में आग लगा दिया, जिससे 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी की जल के मृत्यु हो गई थी। और इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया, गांधी ने कब असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, तो वो लिया था 12 फरवरी को। 12 फरवरी 1922 को गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया कि जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था उस समय गांधी कहाँ थे, तो उस समय गांधी बारदोली में थे, यानी महात्मा गांधी उस समय गुजरात में थे। और इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ये बात बोला था कि असहयोग आंदोलन के विषय में कहा था ये हमारे हिमालय जैसी भूल थी। हालांकि इसके बाद बहुत सारे नेताओं ने गांधी का विरोध भी किया था। ये भी कई बार एग्जाम में आया है कि कब आंदोलन वापस लिया, तो 12 फरवरी। कहाँ थे गांधी, तो बारदोली में थे, गांधी गुजरात में थे। ये प्रश्न आया हुआ है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, कौन सी घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, यानी जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था इसके पहले कौन घटना घटी थी। तो ऑप्शन ए में है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी में है रॉलेट एक्ट का बनना, ऑप्शन सी में है सांप्रदायिकवाद और ऑप्शन डी में है साइमन कमीशन का आना। तो जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व की घटना थी रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट आप जानते हैं, इसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था, न वकील न अपील न दलील, सीधे सजा हो जाती थी। तो इस काला कानून के विरोध में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप जानते हैं कि इसके विरोध में पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी। उसी के विरोध में जालियांवाला में 13 अप्रैल 1919 को लोग इकट्ठा थे और इसी समय में जनरल डायर ने गोली चला दिया, जिसमें करीब 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनी थी
हंटर कमेटी बनी थी। ये भी प्रश्न आया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन कमेटी का गठन किया गया था, तो हंटर कमेटी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। और कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में गठित की थी। ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो ये भी आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यही बात है कि कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, तो वो था रौलट एक्ट। और आप जानते हैं अशोक आंदोलन को तो आप जान ही रहे हैं कि 1920 से 22 तक चला था। साइमन कमीशन सांप्रदायिकवाद 1932 चला है, और साइमन कमीशन आया 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, और 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी। ये भी प्रश्न कई बार आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। महात्मा गांधी ने अपना जन भाषण पहले कहाँ दिया था, तो ये ऑप्शन ए है बम्बई में दिया, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है चंपारण में, और ऑप्शन डी है वाराणसी में। तो महात्मा गांधी ने अपना पहला भारत में जो जन भाषण दिया था वो दिया था बनारस में, यानी वाराणसी में दिया था। और कब दिया था, तो 1916 में दिया था। BHU की स्थापना के समय महात्मा गांधी ने अपना जन भाषण 1916 में, आप जानते हैं कि 1916 में BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हुई थी। उनका पूरा नाम है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, और महामना की उपाधि उनको महात्मा गांधी ने दिया था। इससे पहले आप जानते हैं कि जो BHU है ये बनारस सेंट्रल हिंदू स्कूल हुआ करता था, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। लेकिन बाद में वो BHU बना, मदन मोहन मालवीय जिसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और उसी के उद्घाटन में महात्मा गांधी को बुलाया गया था, और उसी समय बनारस में ही यानी वाराणसी में ही महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। और आप जानते हैं महात्मा गांधी से अगर प्रश्न आता है तो चंपारण में उन्होंने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में महात्मा गांधी ने शुरू किया था, जो तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था। ये 1917 में हुआ था। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस जब आए थे, ये 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसीलिए 9 जनवरी से 11 जनवरी तक हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। एक प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो पहला प्रयोग गांधी ने कहाँ किया था, तो वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में कहाँ प्रयोग किया था, तो वो चंपारण में किया था, नीलहों के खिलाफ जो तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध किया था। ये भी प्रश्न आता है। तो पहला जन भाषण कहाँ दिया महात्मा गांधी ने, बनारसी में। कब दिया था, तो 1916 में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। गणेश आगरकर ने, ऑप्शन बी में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन सी में है दादा भाई नौरोजी ने, और ऑप्शन डी में है फिरोज मेहता ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया, कब किया था, तो 1886 में। कहाँ किया था, कलकत्ता में किया था। ये प्रश्न कई बार आया। आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो पहला उन्हें 1986 में। आप जानते हैं कांग्रेस से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कांग्रेस की स्थापना मित्रों 28 दिसंबर 1885 को हुई थी बम्बई के गुरुकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। प्रथम अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, तो वो थे WC बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। ये भी प्रश्न आता है कि कांग्रेस के सचिव कौन थे, तो E.O. ह्यूम थे। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो E.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम को ही कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना होती है। लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे, तो जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। फिर पूछा जाता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और महात्मा गांधी से भी पूछा जाता है कि गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की, तो 1924 में महात्मा गांधी ने बेलगांव कर्नाटका में है, वहीं पर कांग्रेस की एक ही बार अध्यक्षता उन्होंने किया 1924 में।
और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे? तो 1901 में कांग्रेस के पहला अधिवेशन में गांधी भाग लिए थे, जो कलकत्ता में हुआ था। ये बहुत सारे प्रश्न कांग्रेस से पूछे जाते हैं। कांग्रेस पर एक हम लोग किसी एक नया वीडियो भी बनाएंगे कांग्रेस पर। तब तक के लिए ओके। और आप सभी मित्रों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई।